लेकिन आप मानते हैं कि ईरान ये हमले करके भी ईरान से इस्लामी शासन नहीं हटाया जा सकता? ये नहीं हटाया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आईआरजी आप जो जैसे अयातुल्ला अल खमैनी मरे तो अली राजा अरफी को उन्होंने बना दिया है इंटरिम सुप्रीम कमांडर। जी तो बिल्कुल। ये सोचना कि रिजीम कोलैप्स हो सकती है, रजीम चेंज नहीं हो सकती, और रजीम कोलैप्स के बाद उसके बाद हो सकता है उससे भी ज्यादा रेडिकल एलिमेंट आए। आईआरजीसी के हाथ में अगर पावर आ जाती है तो वो और भी रेडिकल है। तो ये तो सोचना चाहिए अमेरिका को कि अगर आप रजीम चेंज चाहते हैं तो आप बूट्स ऑन ग्राउंड, और बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका कभी नहीं करेगा। बिल्कुल, वो तो उसको बिल्कुल अभी उसने बिल्कुल कोई इशारा भी नहीं दिया है। लीबिया में फेल हुआ, जैसे वो अफगानिस्तान में फेल। ठीक है जॉन साहब, मैं आता हूं आपके पास। देवेंद्र, जैसे अभी खबर आई कि विदेश मंत्री की ओमान के विदेश मंत्री से बात की, आपको अपडेट पहले एक अपडेट दे दूं आपको। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के निवास पे शुरू हो चुकी है उसकी बैठक, और समझा जा सकता है जैसे पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वो सारे पहलू जिनको लेकर भारत का कंसर्न है इस बैठक के बाद उस पर तय कर लिया है कि भारत को किस क्षेत्र में कौन सा फैसला लेना है, क्या करना है, और उसके एक्शन भी सामने आएंगे। हालांकि बैठक के बाद जो स्टेटमेंट अगर आया तो ज़रूरी नहीं रहता कि हर सीसीएस की बैठक के बाद ऐसी बैठकें जब होती है तो स्टेटमेंट आए ही, अगर स्टेटमेंट आएगा भी तो बड़ा कॉशस रहेगा, लेकिन एक्शन नज़र आना आपको शुरू हो जाएगा बैठक के बाद ही कि अगर हमें अपने लोगों को वहाँ से कहीं निकालना है या कुछ और करना है। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत विस्तार से भी चर्चा होने वाली है सीसीएस की बैठक में। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा, जैसे अभी विदेश मंत्री की ओमान की विदेश मंत्री से बात हुई तो डिप्लोमेसी में, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस जंग के हवाले से, इस जंग को रुकवाने के हवाले से या शांति के प्रयासों में हमारा कोई स्टेक है? निश्चित तौर पर सौरभ, बहुत बड़ा स्टेक इस लिहाज से हो सकता है कि दोनों ही देश, जो प्रमुख दो देश हैं इजराइल और ईरान की अगर बात कर लें, तो वो दोनों ही देश आपकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और भरोसे के साथ लेते हैं कि एक मित्र ये राय कह रहा है। ऑफिशियली हमें नहीं पता कि इजराइल के दौरे पे इस मसले को लेकर जब प्रधानमंत्री गए थे तो कितनी बातचीत हुई होगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जब ऑलरेडी दिख रहा था कि क्राइसिस, इतना बड़ा क्राइसिस एकदम से नज़दीक आ गया है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें तब भी कम्युनिकेट की गई होंगी। तो ऐसे कंडीशन में जब दोनों प्रमुख देश जो कि इन्वॉल्व हैं वहाँ पे, वो अगर आपके साथ उसी रूप में भरोसा रखते हैं तो निश्चित तौर पे भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाती है। बाकी देशों की अगर बात कर लें तो सऊदी अरब भारत का रिश्ता बहुत अच्छा, यूएई के साथ बहुत अच्छा, उन सबों पे जिस प्रकार से ईरान की तरफ से मिसाइल छोड़े गए, तो कुल मिलाकर इस जटिल सिचुएशन में भारत की स्थिति अपने आप में, जैसा कि पहले मैंने कहा कि डिप्लोमेटिक टाइटरोप वाली स्थिति तो है ही, लेकिन उसमें फूंक फूंक कर कदम कैसे रखना है वो भारत देख रहा है। और भारत की कोशिश लगातार ये थी, है और आगे भी रहेगी कि ये वॉर जितना जल्द खत्म हो सके वो खत्म हो, क्योंकि इसका असर न सिर्फ उस क्षेत्र पे, न सिर्फ दुनिया पे, बल्कि भारत पर भी उसी रूप में पड़ना है। अब एक बार आप पूर्णिमा जी के पास से फिर जाना चाहता हूं। पूर्णिमा जी, मैं अभी कमला हैरिस का स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम कतई इस हमले के साथ भी नहीं है और ना ही हम सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज ईरान में हो, हम इसका समर्थन करते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि ट्रंप तो ये कह के आए थे कि मैं अब ये अनएंडिंग वॉर्स में कभी अमेरिका को फंसाऊंगा नहीं, उनका जो अपना सपोर्ट बेस है वो समर्थन कर रहा है उनके इस हमले का? उनका जो अपना सपोर्ट बेस है उसमें मैं भी हूं। अच्छा, लेकिन हमारे जैसे लोग कम हैं। मागा जो फैक्शन है, जो व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट है, उनके लिए हम भी कभी अमेरिकन बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम स्क्रैच करके हमारा स्किन व्हाइट नहीं बना सकते, और हमारा डीएनए में इंडियन जो डीएनए भरा हुआ है वो व्हाइट नहीं बन सकता, यूरोपियन नहीं बन सकता। उनके हिसाब से हमारे जैसे लोग यहाँ पे आए ही नहीं सकते, क्योंकि हम फिल्दी है, हम स्कैमर्स है, हम फ्रॉडस्टर्स है, हम प्रिमिटिव है, हम सैवेजेस है, हम अनसिविलाइज्ड है। हमें यहाँ पे स्लेव के जैसा रहना चाहिए। उनको धन्यवाद करके माथा टेक के उनको कहना चाहिए हमें कि थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, हमें आपने यहाँ पे जगह दिया और हम स्लेव जैसा रहे, उनको अच्छा लगेगा। यही है मागा फैक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, वेदर ही डज राइट, वेदर ही डज रॉन्ग। इनको लिटरली कल्ट मेंबर कह सकते हो, और डोनाल्ड ट्रंप एक कल्ट फिगर बन चुके हैं। तो हम जैसे लोग जो है, जब 10 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप को हमने सपोर्ट किया है, आज उन्होंने बिट्रे इसलिए किया है, आज हमें ऐसे लगता है कि उन्होंने हमें बिट्रे किया है, बिकॉज you are right, he said he is not going to be going into new wars। उन्होंने बताया वो नो वॉर प्रेसिडेंट है, आज वो नो वॉर से वॉर प्रेसिडेंट बन चुका है। अगर वो सचमुच पीस के लिए काम कर रहे थे तो ये एक्शन लेते ही नहीं है, बिकॉज इनका जो रिटालिएशन आने वाले है, ये रिटालिएशन आप कैसे रोकोगे? अगले 50 साल तक अमेरिकन लोग
उनके पॉलिटिशियन, उनके मीडिया लिटरली रोने वाले हैं, चिल्ला चिल्ला के अमेरिकन ट्रूप्स और अमेरिका के और विक्टिम हुड दिखाएंगे और बोलेंगे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बढ़ रहा है। लेकिन इनका जो रोल है यहाँ पहुंचाने के लिए, ये कभी बात नहीं करते। आज जो ईरान में जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1979, वो किस लिए हुआ था? कभी आपको बताया कि 1953 में उन्होंने ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को आउस्ट करके लिटरली शाह को बिठाया गया है? और शाह क्या बेनेवोलेंट लीडर था? वो उनका अत्याचार आपने देखा नहीं? अब ब्लैक फ्राइडे देख लीजिए, 1978 की हिसाब किताब देख लीजिए। अब अगर वहां पे रेवोल्यूशन हुआ बिकॉज इट वाज बिकॉज ऑफ एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट, अब तभी भी अमेरिका सिखा नहीं है लिटरली जाके वेनेजुएला की लीडर को अल्लाह। अरे एक बात पूर्णिमा, सॉरी आपको रोक रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं एक्चुअली ट्रंप की पॉलिटिक्स और ट्रंप की कंपल्शंस पर ज्यादा आपसे राय लेना चाहता हूं। कुछ एक लोगों की ओपिनियंस मैंने देखी, कोई कह रहा है कि ये तो इजराइल की लड़ाई है जो अमेरिका लड़ रहा है, ये जूश लॉबी के दबाव में ट्रंप को करना पड़ रहा है क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर पूरा कब्जा है, एक बात। या दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में, जिसमें ट्रंप को भी लगता है कि वो हारेंगे, उनका कांग्रेस पर से जो है कांग्रेस उनके हाथ से जाएगी, क्या उसका इससे कोई लेना देना हो सकता है? देखिए, ये दोनों बात जो आपने रखी है दोनों सच है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बताए थे बक स्टॉप्स विथ मी। तो कौन उनको उस्कार है, कौन उनको कॉल कर रहा है, कौन उनको फोर्स कर रहा है, डजंट रियली मैटर एंड आई डोंट केयर एंड यू शुडंट आइदर, बिकॉज इट इज प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डिसीजन टू गो एंड अटैक एंड दैट हैज हैपेंड। अगर इजराइल ये अटैक कर शुरू ही नहीं करता अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ नहीं होते, तो अगर किसी और को ब्लेम करने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का एजेंडा तो आप देख लीजिए ना। ही हिमसेल्फ हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो रिटेलिएशन होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डोनाल्ड ट्रंप के सर पर ही लगाती हूँ। लेकिन आपने कुछ और बताया कि मिड टर्म इलेक्शन, यस यहाँ पे इनकी जो पोल नंबर्स है इट इज अबिस्मल। ही इज नॉट डूइंग वेल एट ऑल। पिछले एक साल में रिपब्लिकन पार्टी की कितनी प्रॉब्लम हुई है, सारे इलेक्शन में हम लोग हारते गए, और एट द सेम टाइम उनके पास एक ऑप्शन है, अगर जीतना है तो वॉर गिव्स देम ए एड्रेनालिन रश। उनको अच्छा लगता है, वॉर गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू शो हाउ सुप्रीम अमेरिका इज। तो इसको यूज करके पॉलिटिकल टूल है ये, इसको यूज करके डोनाल्ड ट्रंप फिर से मिड टर्म में कब्जा करना चाहते। लेकिन और एक बात आप भूल गए हो, एप्स्टीन फाइल की जो बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की हैंडलिंग ऑफ एप्स्टीन फाइल, एंटायर मागा क्लास, एंटायर ट्रंप सपोर्टर ऑल्सो इज अनहैप्पी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको नहीं चाहिए हमारे जैसे लोग उनके बारे में बात करें। सबकी मुंह बंद करवाना है, ये इससे डिस्ट्रैक्ट कराना है। वॉर इज द ओनली वे। आजकल कोई एप्स्टीन के बारे में बात नहीं कर रहा। अब एक बार फिर से मैं जरा आपको कुछ जंग के हालात के बीच में जो और डेवलपमेंट्स है वो उस पर हम लोग आते हैं। दो तीन बड़ी बातें। एक तो आज दिन में सऊदी अरब का एक स्टेटमेंट आया प्रोफेसर त्रिपाठी, और उन्होंने कहा, मैं ब्रिजभूषण जी आपके पास एक मिनट में आ रहा हूं। सऊदी अरब ने जो है ये कहा कि अगर हम पर और हमला हुआ तो फिर हम भी जवाब देंगे ईरान को, एक बात। फिर उसके कुछ देर के बाद ये खबर आती है कि तुर्की और सऊदी अरब के शासकों की आपस में बातचीत हुई है, और ये खबर आई कि बात ये हुई है कि हमें इंटरवीन करना पड़ेगा इस जंग को रुकवाने के लिए। बगैर इंटरवेंशन के ये जंग जो है और भड़कती जाएगी। क्या रोल प्ले कर सकते हैं ये दोनों देश? प्रोफेसर त्रिपाठी। ओके, मेरे से सवाल। ओके, देखिए सौरभ जी, आपने सऊदी अरब का जिक्र किया। सारा जो खेल है वो सऊदी अरबिया का ही है। जो रिपोर्ट ये आ रही है कि सऊदी अरबिया ने ही जो है ट्रंप को बार बार कहते आए हैं कि यही अच्छा मौका है, आप अटैक कीजिए। तो सऊदी पर देखिए कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, स्पेशली इस पूरे जो सिनेरियो में, क्योंकि आज से 15 दिन पहले की यदि बात बोलूं तो कतर सऊदी बार बार कह रहे थे कि हम अपनी लैंड को यूज नहीं होने देंगे अमेरिका को ईरान के खिलाफ। ये एक स्टेटमेंट बार बार आ रहा था, और उसके बाद हम सडनली देखते हैं कि पूरी तरीके से ये एक स्पेस दिया गया, एक लेजिटिमेट ग्राउंड दिया गया अमेरिका को कि आप हमारा यूज कर सकते हैं स्पेस को। तो मुझे लगता है इस बात को ईरान अच्छी तरीके से समझ गए, इसीलिए सबसे ज्यादा अटैक यदि कहीं हो रहे हैं तो उसके इन एयरबेसेस पर हो रहे हैं।
सऊदी पर, कतर पर हमने देखा, यूएई पर देखा। तो मुझे लगता है ईरान ये बात को समझ चुका है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बात होती थी, जिसकी बात अभी जिक्र कर रहे हैं, ये टर्की की, ये टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तीन ऐसे कंट्री पर कभी नहीं किसी पर भरोसा हो सकता है। सऊदी को बोलिए कि पहले पाकिस्तान से बात कर ली, क्योंकि इनका अपना एक एग्रीमेंट हुआ है, नाटो इन्होंने बनाया आपस में। और आज ही पाकिस्तान में कराची पर हमने सुबह देखा, आप ही के चैनल बैठे थे उस समय, कि वहां पर उन्होंने अमेरिकन कंसुलेट को जला दिया। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली, बात ये समझने की ये हो रहा है कि अंदर से पूरी तरीके से अमेरिका के साथ में है। ये बात ईरान को अच्छी तरीके से मालूम है, इसीलिए ईरान इनको दाग रहा है, इनको मार रहा है कि सबसे पहले हम तुम्हें तोड़ेंगे, इसके बाद अमेरिका के पास जाएंगे। तो मुझे लगता है इस बात को सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई, जितने सारी कंट्री है, ये हमेशा टॉक्स और डिप्लोमेसी की बात की, लेकिन कभी नहीं चाहते थे कि ईरान की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ये कभी नहीं चाहते थे। और ये बात ईरान समझता है और तू नहीं समझती पूरी बात इसको। तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेक होल्डर है, डिप्लोमेसी है, ये आज की बात में टॉप की बात। सौरभ जी आप बताइए, इतना टॉप टेंशन में चल रही है आज ईरान के अंदर की जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि उनका टॉप लीडरशिप चला गया है। तो उस सिचुएशन में आप टॉक जैसे शब्द नहीं हो सकते हैं। देखिए इस सिद्धांत की बात है कि डिप्लोमेसी आ जानी चाहिए, टॉक आ जानी चाहिए। 2 दिन पहले तो टॉक जिनेवा में हो रही थी, वो क्या था और कौन करा, ओमान करा रहा था। तो ये जितने कंट्री हैं ईरान के आसपास के, ये सब धोखा देने वाली कंट्री ईरान के लिए, और इन पर कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता अलाइनमेंट के तौर से। इसीलिए आज ईरान इनको टारगेट कर रहा है, इनको मार रहा है। इसलिए पर मुझे नहीं लगता कि कोई एक क्रेडिबिलिटी नजर आ रही है। और सऊदी पर तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सऊदी, पाकिस्तान और टर्की, तीनों का एक ऐसा एक्सेस है, इनके किसी भी। जी प्रोफेसर साहब, ठीक। मैं एक बार अब ब्रिजभूषण जी से पूछना चाहूंगा। ब्रिजभूषण जी, अब ये जो हमले हो रहे हैं बहरीन पर और तमाम और देशों के ऊपर, क्या एक्चुअली कोई दबाव बन रहा है इन सरकारों के ऊपर कि भाई ये इंटरवीन करें या अपने देशों को, सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चाहे ट्रंप से बात करें या कुछ करें, या ईरान को जवाब दें? जी सौरभ जी, देखिए बहरीन एक बहुत ही पीसफुल और बहुत छोटा कंट्री है, सबको पता है। यानी एक ऐसा छोटा रत्न जैसा है, बहुत पीस लविंग कंट्री है। ये ऐसा कभी कभी लगता है कि आखिर क्यों ऐसा, ये बीच में बहरीन को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। तो जब विचार करेंगे तो सारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, सबको पता है बहरीन एक बहुत ही यूनिक कंट्री है, रत्न के जैसा है वास्तव में। चाहे पीछे के दिनों से पर्ल का ट्रेड हो या पूरे मिडिल ईस्ट के बैंकिंग हब है रहा है बहरीन, को एग्जिस्टेंस का बात हो, आज ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, बहुत सारे कंट्रीज बहुत ओपन हो रहे हैं, लिबरल हो रहे हैं। लेकिन बहरीन में 25 वर्षों से मैं हूँ, और जिस प्रकार से को एग्जिस्टेंस अद्भुत, हम जो अपने परंपराओं को के हिसाब से यहाँ बहरीन में जीते हैं। बहरीन में संसार के लगभग सारे देश के लोग और भारत के तो हर एक प्रांत भाषा के लोग। तो ऐसे में अलग अलग सेक्ट्स, इवन जो एक लोकल समीकरण होता है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, उसमें भी पूरा बैलेंसिंग है। लेकिन यूएस बेस होने के वजह से जो सीधा सीधा हम लोग को कॉमन, यानी बहुत गहराई में नहीं जाकर सीधा सीधा जो दिखता है यूएस बेस होने के वजह से, और ये भुगतना। लेकिन आप अभी बता रहे थे कि हमले केवल बेस पर नहीं हो रहे हैं, ये तो मतलब आम शहरी इलाकों में भी हो रहे हैं। जी, थोड़े हुए हैं इधर उधर भी, और लेकिन ये बड़ा संतोष और गर्व का बात है कि बहरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑलमोस्ट सभी को इंटरसेप्ट किया है, काउंटर किया है। अच्छी बात। अब मैं देवेंद्र, देखिए आप मीटिंग चल रही है सीसीएस की, क्या बयान आएगा वो देखेंगे। पॉलिटिक्स शुरू हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पर एक तो एआईसीसी कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है पूरी सिचुएशन के ऊपर, और आयतुल्लाह अली खमेनेई को श्रद्धांजलि दी गई है। कहा गया है कि दुनिया भर में जो, और खासकर हिंदुस्तान में करोड़ों शिया लोग हैं, उनकी भावनाओं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और ये भी अब उनके प्रवक्ता लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खमेनेई की हत्या को 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार के मुंह से एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं निकला है, दबाव बनना शुरू। बिल्कुल सौरभ, और हैरानी की बात यह है कि जैसे भारत की सरकार के तरफ से कोई एक स्टैंड लिया जाए, कुछ कहा जाए, उससे पहले ही
इंटरनेशनल मसले पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से ऑनगोइंग सिचुएशन में स्टेटमेंट दे, वो भी थोड़ी हैरानी वाली चीज़ होती है, क्योंकि आमतौर पर कोशिश ये रहती है कि देश के डोमेस्टिक इशूज़ के आधार पर देश की पॉलिटिक्स कर लें, लेकिन जैसे कोई इंटरनेशनल मामला हो या भारत का किसी और देश के साथ मामला हो, वहाँ पर फिर जो सरकारों का रवैया रहता है, सरकार को जो नज़रिया रहता है, उस समय आप साथ रहें, बाद में भले ही भविष्य में आप उसकी आलोचना करें और उनके क्रिटिसिज्म के चश्मे से देखें, लेकिन जब सिचुएशन ऑनगोइंग हो और उस समय आप इस तरह का स्टेटमेंट दे लेना कांग्रेस पार्टी का, समझा जा सकता है सौरभ कि एक पॉलिटिकल प्रिज्म के हिसाब से उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया है। भारत के सरकार के हिसाब से अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे, जैसे कि हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इतना डेलिकेट सिचुएशन है और पोजिशनिंग भी इतनी डेलिकेट है कि इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा बोलना वो भारत की सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा और वो गैर मुनासिब होगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको डिप्लोमेसी अपने हिसाब से करनी है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करनी है, और ऐसे समय में जब दो मित्र राष्ट्र इस प्रकार से इन्वॉल्व हो गए हों तो वहां पर ये और जरूरी हो जाता है। एक्चुअली कांग्रेस को इसमें मौका इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उनका कहना है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर अभी अभी इजराइल गए थे और वहां पर हमला हो गया, उसके बाद हमला ये हो जाता है। दूसरा उनका आरोप यह है कि आपने भारत की जो बैलेंस्ड अप्रोच थी उससे हटकर अब भारत को एक इजरायली अमेरिकी कैंप में स्थापित कर दिया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। हाँ, लेकिन ईरान को कभी ऐसा नहीं लगा। ईरान के संदर्भ में अगर देखें तो भारत के साथ इजराइल के किस प्रकार से रिश्ते हैं, इस बात को लेकर ईरान की तरफ से भी कुछ नहीं किया गया, और ईरान भी कुछ ऐसे इश्यूज उठाते रहा है भारत के अंदर, खास तौर पे अगर आप मुस्लिम फैक्टर्स को लेके देखें तो जो कि भारत की सरकार को कतई कभी स्वीकार्य नहीं रहा, तो वो पोजीशनिंग तो थोड़ी रहती है और उसके हिसाब से आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, जो कि भारत की सरकार उसी काम को कर रही है। और ऐसे में कम से कम सीसीएस की बैठक का ही वेट कर लेते हैं, क्या सीसीएस की बैठक के बाद भारत की सरकार तो लग रहा है शायद उससे ठीक पहले ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो एक प्रेशर बनाने के लिए ही। बिल्कुल सर, और वो सीधे सीधे एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से जैसे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जैसे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कई सारे जिलों में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कई जगह तो 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार लोग आ गए थे। तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर एक राजनीतिक स्कोर बनाने के लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने ऐसे समय में जब सीसीएस की बैठक शुरू हो रही है उससे पहले स्टेटमेंट दे दिया। मैं जनरल साहब को थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन में फंसाऊं जनरल साहब, लेकिन इसका आंसर कर सकते हैं इसको। सर, ये जो पॉलिटिक्स हमारे यहां हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कि भारत ये रुख ले और वो रुख ले और आयतुल्लाह साहब के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त के शब्द बोले, ये अभी ये दबाव बनाना क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं सौरभ। डिप्लोमेसी गवर्नमेंट के हाथ में देनी चाहिए, क्योंकि उनको नेशनल इंटरेस्ट देखना है। वो कहते हैं देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, व्हाट इज परमानेंट इज योर नेशनल इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट सोच समझ के कोई ना कोई डिप्लोमेसी को रखते हुए अपनी स्टेटमेंट देगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे अलग होके या शुरू में देती है तो मुझे लगता है कि दैट विल बी नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा, आप इजराइल को देखें, अब इजराइल के जो अपोजिशन लीडर हैं और वो नेतन्याहू, और उनकी आपस में नहीं बनती। नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत केसेस हैं, मगर जब ये अटैक हुआ है तो वो खड़े हुए हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ। वो कह रहे हैं कि हमारी जो आईडीएफ है वो सबसे बेस्ट है और वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे मौके पे गवर्नमेंट को, जो कांग्रेस को या दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा सकते हो, पार्लियामेंट में बातचीत कर सकते हो, आपने क्यों ये स्टैंड लिया, मगर इस समय क्योंकि नाजुक सिचुएशन है, डिप्लोमेसी बहुत नाजुक है, दोनों तरफ दोस्त हैं, और अगर एक गलत स्टेप जो है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बरखिलाफ होगा, हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये कर सकते हैं, क्योंकि हम ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं, हमारे इजराइल से भी हैं, अमेरिका से भी वर्केबल रिलेशन है, तो हम जो है मदद कर सकते हैं कोई ना कोई सोल्यूशन पहुंचने में। वो मुझे लगता है कि अगर हम उसमें इनिशिएटिव। जनरल साहब, वैसे एक्चुअली ये ईरान पर हमले से ज्यादा एक हॉट पोटैटो जो आयतुल्लाह खमेनी को जिस तरीके से मारा गया उसकी वजह से है कि आप पहले मादुरो को उठा लाओ, उसके बाद आप असैसिनेट कर दो एक देश के नेता को, तो इस पर रिएक्शन जो है मांगा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि ये गवर्नमेंट सोच समझ के इसके ऊपर देगी। जो मादुरो पे था, भारत ने उसके अगेंस्ट बोला था कि एक प्रकार से उसको एक्स्ट्रा जुडिशली आप पिकअप करके ले जाते हो, अमेरिका के अंदर इसके आप ट्रायल करते हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ सॉवरेनिटी, यहां पर भी ये बात बोली, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी, जो मुझे लगता है वो ईरान की तरफ, अमेरिका और इजराइल का इशारा ईरान की
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर आप एक प्रकार से नजर उठा रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। तो मुझे लगता है थोड़ा सोचना चाहिए। अभी सीसीएस की मीटिंग होगी, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट गवर्नमेंट देगी इसके ऊपर, और गवर्नमेंट जो भी देगी बैलेंस स्टेटमेंट देगी, डिप्लोमेसी के लिहाज से देगी। एक बहुत ही क्रूशल पीरियड है, एक बहुत ही आप ये को नाजुक समय है, जहां दो मित्र देश भिड़े हुए हैं, और तीसरा देश जो अभी यूएस है, वो भी देश भारत का मित्र है। मुझे लगता है हमें क्या करना चाहिए, हम इस लड़ाई में बंद कराने में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी हम जिसको बोलेंगे उसका बड़ा महत्व है, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो। और हमारा एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि ये लड़ाई जल्दी रुके। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो जितनी इकोनॉमी का इंपैक्ट भारत को पड़ेगा, शायद दूसरे देशों को इतना ना पड़े, क्योंकि भारत जो है चाबार पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे, रेमिटेंस हमारे 1 करोड़ के करीब लोग रह रहे हैं, तो हमें तो नुकसान ही नुकसान है अगर ये लड़ाई लंबी चलती जी है। बिल्कुल। लेकिन पूर्णिमा जी, ट्रंप तो कह रहे हैं आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है क्या हो। वो कह रहे हैं उनसे तेल का सवाल हुआ, उन्होंने कहा आग लगे तेल में, मुझे क्या लेना देना। झूठ है। वेनेजुएला में क्या क्यों गए थे? तेल के लिए ना। ये भी तेल की कहानी है। सऊदी उनको बोले या इजराइल बोले, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अमेरिका का डोमिनेंस वहां पे इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का हमेशा, अमेरिका डोमिनेंस, अमेरिकन इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। और वहां पे तेल को कंट्रोल करना और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना, उसके पपेट रिजीम इसीलिए चाहिए था क्योंकि वो अमेरिका का इंटरेस्ट से चले। और खमेनी का रजीम अगर बोल देता 40 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स की वैसल स्टेट बन गए, तो ये अटैक होता क्यों? आज नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खमेनी का स्टेट जो है अमेरिका की अगेंस्ट चले गए थे बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड बिफोर। लेकिन अमेरिकन लोगों को कुछ नहीं पता, हिस्ट्री तो बिल्कुल भूल ही जाओ, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा चीजें दिखाया जाता है हमेशा। हिस्ट्री का जो सोशल मीडिया में पोस्ट में भी अगर देखेंगे, वही 1971 से 79 से पहले वो शॉर्ट स्कर्ट में लड़कियां घूमते बिना हिजाब की, वही दिखाया जाता है। ये हमें नहीं बताया जाता है कि 1953 में CIA और MI6 ने वहां पे कू करवाया था। मुझे आप बताइए, जिनका ऑयल है वो ही नेशनलाइज नहीं कर सकते तो कौन करेगा? अमेरिका के बिजनेस में घाटी पड़ी थी, इसीलिए तो वहां पे कू करा के शाह को बिठाया था। लीबिया का क्या स्टोरी है? इराक का क्या स्टोरी है? आज आप मुझे बोल रहे हो कि अमेरिका का बहुत उदार डील है, वहां पे लोगों को बचाने जा रहे हैं और लोगों का जिंदगी बचाने जा रहे। इराक में जब गए थे, वहां से आने के बाद वो लिटरली इराक में 650,000 डेथ हुआ है अमेरिका की वजह से। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उसको? कौन से इंटरनेशनल कम्युनिटी और कंट्री अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल ठहराया? जितना लोगों का डेथ होता है उससे ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, उससे ज्यादा लोगों के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होती है, ट्रॉमा होती है। 5 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुआ था इराक की वार के सिचुएशन में। मुझे आप एक बात बताइए, अमेरिका के ऊपर अमेरिका किसी ने दोषी ठहराया आज तक? नहीं। तो ये इनका तो ऐसे ही सिचुएशन है ना। आपके पास मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक माइट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो।